हेलो एवरीवन, आज हम डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक पार्ट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराए हैं। उसके बाद के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी वो ये सारे पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। वही सारे क्वेश्चंस होंगे आप जो भी मैं आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो सब्सक्राइब कर देगा। हमारा आज का क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड। असर्शन क्या कहता है? इन इकोनॉमिक्स प्रोपोजिशन द एंड्स आर अनलिमिटेड, यानी कि इकोनॉमिक्स में क्या प्रीपोजिशंस एंड्स अनलिमिटेड होते हैं। और इसका रीज़न है द मीन्स टू अचीव दोज एंड्स आर लिमिटेड, और उसको अचीव करने के लिए जितने भी चीज़ें हैं वो लिमिटेड हैं। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों आंसर की, तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट ही इसी तरह से होता है। इसका डेफिनेशन कि हमारे पास बहुत सारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमारे वांट्स बहुत अनलिमिटेड हैं। तो यही इसमें बोल रहा है कि इकोनॉमिक प्रोपोजिशंस एंड्स आर अनलिमिटेड। तो येस, हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन जो उनको हम अचीव करने के जो एंड्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। तो अगर ये असर्शन एंड रीज़न को देखा जाए तो ये दोनों करेक्ट हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो इसका करेक्ट नहीं है। एक्सप्लेन ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये हमें यही बताते हैं कि जो ह्यूमन वांट्स हैं या नीड है वो लिमिटलेस है और जो रिसोर्सेस है वो फाइनाइट हैं। और ये बेसिकली जो ये कॉन्ट्रैक्ट जो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी है, यही डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग से प्रॉब्लम रिलेटेड चीज़ों को बताती है। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ अ कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट इन अ फॉलोइंग। तो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट कौन है इन सब में से? तो कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो मार्शल भी हैं, पीगू भी हैं और रॉबर्टसन भी हैं। अब ये तीनों ये जो तीनों हैं ये बहुत नोबल इकोनॉमिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के। जो मार्शल हैं हमारे वो इनका जो न्यू क्लासिकल का फाउंडेशन इन्होंने बिल्ड किया। जो पीगू हैं इनका जो प्रोमिनेंट एसोसिएशन है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से है। और डेनिस रॉबर्टसन ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं और जो कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में ये पढ़ाते थे। तो इस तरह से ये तीनों यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के इकोनॉमिस्ट्स हैं और उनसे रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन अकर्स एट। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कब अकर करता है? हमारा ऑप्शन है इंटरसेक्शन ऑफ फिजिबल कंस्ट्रेंट विद द एक्सिस। क्या हम एक्सिस के साथ जो हमारा फिजिबल कंस्ट्रेंट होता है उसके बीच इंटरसेक्शन होता है? दूसरा ऑप्शन है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द कंस्ट्रेंट्स। क्या हर एक कंस्ट्रेंट्स के साथ इंटरसेक्शन होता है? तीसरा है इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस एंड इन द कॉर्नर ऑफ द फिजिबल स्पेस। तो अगर हम बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग की फिजिबल सोल्यूशन की, तो ये अगर तब करता है जब हमारा इंटरेक्शन फिजिबल कंस्ट्रेंट के साथ होता है और साथ ही साथ जो एक्सिस हैं उनका हर एक कंस्ट्रेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड हमारा करेक्ट होगा। जबकि सिर्फ दो एक्सिस के साथ नहीं होता है और ना ही सिर्फ कॉर्नर फिजिबल स्पेस के साथ होता है। हो सकता है बीच में भी हमारे इधर भी कोई फिजिबल सोल्यूशन प्राप्त हो तो वो भी इसका इंटरेक्शन उस फिजिबल सोल्यूशन के साथ भी होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा और थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन exogenous variable in one whose value is determined dash the model। तो exogenous variable में कौन सी वैल्यू डिटरमाइन होती है, किस मॉडल में डिटरमाइन होती है एक्सोजीनियस वेरिएबल? तो एक्सोजीनियस वेरिएबल की बात करें तो वो जो वैल्यू है वो डिटरमाइंड होती है आउटसाइड द मॉडल, क्योंकि एक्सोजीनियस का मतलब ही होता है कि वाह्य चर। इस एक्सोजीनियस मतलब वाह्य और वेरिएबल मतलब चर। तो एक्सोजीनियस वेरिएबल वही होते हैं जो आउटसाइड द मॉडल होते हैं, और जो भी फैक्टर आउटसाइड द इकोनॉमिक मॉडल पे डिटरमाइन किए जाते हैं उन्हीं को हम एक्सोजीनियस वेरिएबल कहते हैं। तो एक्सोजीनियस वेरिएबल की अगर हम बात करें, जैसे कि रेनफॉल क्या है, एक एक्सोजीनियस वेरिएबल है। और ये जो फार्मिंग है, क्रॉप है, वो किस पे डिपेंड करता है? रेनफॉल पे, जो कि एक एक्सोजीनियस वेरिएबल है। तो किसी भी मॉडल में ये एक्सोजीनियस वेरिएबल आउटसाइड ही डिटरमाइन किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग मेजर्स आर यूज्ड बाय अ रिस्क अवर्स
पर्सन टू मिनिमाइज रिस्क। तो ये इसमें से कौन सा मेजर यूज़ करते हैं हम रिस्क अवर्स में, ताकि वो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सके? क्या हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं रिसोर्सेज का, इंश्योरेंस ऑफ रिस्क इवेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रिस्क इवेंट? तो अगर हम इन सब की बात करें तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि क्या कोई भी आदमी रिस्क मिनिमाइज कब करेगा? जब वो उन सब का इंश्योरेंस कराएगा। तो ये तो हमारा इंश्योरेंस वाला फैक्टर तो एकदम करेक्ट है। वो डाइवर्सिफिकेशन भी करेगा रिसोर्सेज का, और साथ ही साथ वो वैल्यू इंफॉर्मेशन भी लेगा जो भी रिस्क इवेंट्स हैं। तो ये तीनों क्या है, ये रिस्क अवर्स पीपल ये सारी चीज़ें करेगा ताकि उसका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। which said the problem of getting freedom from wants is regards as an economic problem? तो किसने ये स्टेटमेंट बोला है कि द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम वांट्स? तो जहाँ भी वांट्स या किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात हो तो हमेशा वो जेके मेहता द्वारा दिया गया होता है, क्योंकि जेके मेहता ने जो इम्पोर्टेंट एक फ्रीडम से वांट्स के बारे में इन्होंने बताया है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, जिन्होंने डेफिनेशन दिया है। इनको हम इंडियन फिलोसोफर भी कहते हैं, और ये इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इकोनॉमिक के डेफिनेशन और उन्होंने इकोनॉमिक एक साइंस है इसके बारे में भी बताया है, और साथ ही साथ उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी भी किया है, जिसमें वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो डिज़ायरलेस स्टेट और स्टेट ऑफ डिज़ायरलेसनेस की तरफ जाता है। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि जो किसी भी इकोनॉमिक्स का जो मेन एम है वो ये नहीं है कि वो अपना सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ करे, सिर्फ ये उसका मेन एम नहीं है। साथ ही साथ जो उसका मेन एम ये भी है कि वो कैसे अपने रियल हैप्पीनेस को, या जो उसकी रियल हैप्पीनेस है वो कैसे उसको अचीव करे, साथ ही साथ वो अपने डिज़ायर को भी ठीक रखे, उसको मिनिमाइज़ करे और अपने हैप्पीनेस को ज़्यादा प्रेफरेबल दे। तो इसको जीके मेहता ने एक्सप्लेन किया है और ये इनका स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कार्सिटी ऑफ मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग एंड ऑफ वेरिंग इम्पॉर्टेंट इज एन ऑलमोस्ट एबिक्विटियस कंडीशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये कंसेप्ट किसने दिया है? सॉरी, तो ये कंसेप्ट जेम्स, रॉबिन्स, मार्शल या रिकार्डो किसने दिया है? तो ये कंसेप्ट दिया है रॉबिन्स ने। तो रॉबिन्स ने कब ये कंसेप्ट दिया था? तो स्कैर्सिटी के बारे में इन्होंने अपने एक फेमस बुक एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि 1932 में दिया था। मैं फिर से एक बार बुक का नाम बोल दे रही हूँ। जो लॉर्ड रॉबिन्स हैं, इन्होंने अपने फेमस बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक साइंस में ये फेमस डेफिनेशन दिया था। इनके अकॉर्डिंग स्कैर्सिटी जो है वो सेटिस्फैक्शन, मतलब स्कैर्सिटी ऑफ मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग एंड ऑफ वेरिंग इम्पॉर्टेंस इज एन ऑलमोस्ट एम्बिग्यूटियस कंडीशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को इन्होंने उसमें डिफाइन किया था। और साथ ही साथ जो इनके साथ जो इकोनॉमिस्ट हैं, रॉबिन्स हैं और लर्नर हैं, उसके साथ साथ एरिकाल एंड विक्सिड, ये सारे इकोनॉमिस्ट इस कंसेप्ट को फॉलो भी करते हैं, रॉबिन्स के इस स्टेटमेंट को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय। तो इकोनॉमिक्स का ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन किसने दिया था? तो ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन पाउल सैमुअल्सन ने दिया है। पाउल सैमुअल्सन ने ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन दिया है, और उनके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स की स्टडी है ये बताती है कि कैसे लोग और सोसाइटी मतलब एक दूसरे को बिना मनी के चूज़ करते हैं, और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उसका अल्टरनेटिव कैसे यूज़ करते हैं वो अपने फ्यूचर में, और उसका कैसे कंजम्पशन करते हैं, और कैसे हमारी सोसाइटी का ग्रोथ हो सके। तो एक तरह से ग्रोथ सेंटर ही था इनका डेफिनेशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेल्थ इज़ नॉट एन एंड एट सेल्फ, इट इज़ अ मीन टू एन एंड एंड द एंड इज ह्यूमन वेलफेयर। ये कोट किसने किया है? तो ये कोट जिसने किया है उसका नाम है मार्शल। तो मार्शल के अकॉर्डिंग ये इन्होंने वेल्थ को बताया था कि वेल्थ खुद में ही ख़त्म नहीं हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो एंड है एंड एंड्स इज़ ह्यूमन वेलफेयर। तो किसी का भी जो वेल्थ है वो खुद में नहीं ख़त्म होता है, वो फाइनली ह्यूमन के वेलफेयर को भी देखता है।
और इसको मार्शल ने दिया है, और साथ ही साथ जो इनको फॉलो करते हैं जैसे कि कैनन, एली, ये सब इनके फॉलोअर्स हैं न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्कैर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ बीन गिवन बाय। तो स्कैर्सिटी डेफिनेशन किसने दिया था? तो स्कैर्सिटी डेफिनेशन दिया था रॉबिन्स ने। अभी पीछे भी हमने देखा एक स्टेटमेंट के थ्रू किसने दिया था, तो उसको भी रॉबिन्स ने दिया था, और वो यूपी टीजीटी में का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था, जो पीछे पूछा गया था, और इसी को थोड़ा सा हरियाणा पीजीटी में पूछा गया है, और वो भी 2020 का पेपर है। तो इस तरह से ये सारे पेपर्स प्रीवियस ईयर हैं, 2 बार पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कोट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस बिकॉज। तो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कैसे अराइज होती है? ऑप्शन है हमारा, नीड्स आर अर्जेंट इन नेचर, रिसोर्सेज आर गिवन बाय नेचर, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज एंड रिसोर्सेज आर इन गवर्नमेंट पोजेशंस। तो किस वजह से इकोनॉमिक में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की कंडीशन अराइज होती है? तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारा ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि रिसोर्सेज के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं, तो उस अल्टरनेटिव यूज़ में से तभी हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं कि हम किसको चॉइस करें। जैसे सपोज करिए, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की कंडीशन तब आती है ना कि जब आपके पास बहुत सारे कपड़े हों, तो आप चॉइस नहीं कर पाते हैं कि कौन सा पहन के जाएं, लेकिन जब एक ही कपड़ा हो तो आप वही पहन के जाएंगे। तो ये इसीलिए चॉइस की जो प्रॉब्लम है, जब हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं रिसोर्सेज के, तभी हम ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और ये 2021 यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया था? क्या ऑस्ट्रियन स्कूल हैं, जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल हैं, क्लासिकल हैं, या रशियन स्कूल हैं? तो इन सब में से जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल ने इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया था इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए। और ये जो इंडक्टिव मेथड है वो स्पेशली जो आइडियोलॉजी है वो जर्मन की ही है, और इंडक्टिव मेथड इंट्रोड्यूस किया गया था स्कूल ऑफ जर्मन का, और वो एक तरह से वो डिफीट करना चाहते थे इंडक्टिव सिस्टम को। और साथ ही साथ इसका जो फेमस बुक है रोचर्स का 1854 का, उसमें इन्होंने इसके इंडक्टिव मेथड की बात की है, और वो एक जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल से रिलेटेड थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसेप्ट ऑफ इंडिविजिबल हैंड एज अ मेटाफर इज गिवन बाय। तो इंडिविजिबल हैंड ये सबको पता है कि ये किसने दिया है? तो इंडिविजिबल हैंड का कंसेप्ट दिया है हमारे एडम स्मिथ ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है, ये लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से, और हमें नेम ऑफ द बुक दिया है और उसके ऑथर इधर दिए हैं। तो एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस ये किसने दिया है? तो ये रॉबिन्स ने दिया है। तो हमारा ए का करेक्ट ऑप्शन है 2। एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशन, ये तो एडम स्मिथ का है, यानी कि बी का ऑप्शन 3। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये मार्शल ने दिया है, तो सी का ऑप्शन हो जाएगा 4, और डी का ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका नीचे वो कोड भी दिया था, ये कोड जगह नहीं था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, बट ये कोड होगा। और ये जो क्वेश्चन है जीआईसी का क्वेश्चन है, यूपी पीएससी जीआईसी 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज मार्शल रिफर्स टू when he state that the conditional benefits which a person derived from a given increase of his stock of a thing diminishes with every increase in stock that is already has। तो इसका क्या मतलब है कि मार्शल इससे क्या रिफर्स करना चाहते थे कि जैसे जैसे हम कोई भी पर्सन अपने स्टॉक में इंक्रीज करना चाहता है तो वो डिमिनिशिंग होता जाता है एवरी इंक्रीज इन स्टॉक जो उसके पास ऑलरेडी है। तो ये क्या डिनोट करता है? ये मार्शल का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बताता है। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और वो मार्शल इसमें सजेस्ट करते हैं कि कोई भी अगर पर्सन है वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को, जितने भी एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज को वो कंज्यूम करता है तो उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग होती जाती है
बाय द टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये ऑलरेडी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये किसने दिया था वेल्थ ऑफ नेशन? तो वेल्थ ऑफ नेशन हमारा ये एडम स्मिथ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये 17 कब दिया था इन्होंने, ये भी पूछ लेता है, 1776 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फॉर द कंसेप्ट ऑफ लेजस फेयर। तो लेजस फेयर का कंसेप्ट किसने दिया है? तो लेजस फेयर का कंसेप्ट दिया है ये, अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट आर्ग्यूज अबाउट कंप्लीट सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक सेक्टर। सेकेंड है इट इज़ एडवोकेट बाय जेएम कीन्स। इट इज़ एडवोकेट बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ये बाय है। और इट इज़ पॉपुलराइज बाय एडम स्मिथ। तो किसने इसको पॉपुलराइज किया? हमें नॉट ट्रू बताना है। तो जो यहाँ पे लिखा है इट इज़ एडवोकेट बाय जेएम कीन्स, तो ये बिल्कुल भी गलत है और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है। अगर हम लेजस फेयर की बात करें तो लेजस फेयर इकोनॉमिस्ट द्वारा पॉपुलराइज किया गया है, स्पेशली ये एडम स्मिथ द्वारा। और इनका कहना है, इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन में ही बताया था कि गवर्नमेंट का किसी भी तरह से मार्केट में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और उसी को उन्होंने लेजस फेयर का नाम दिया था कि इट शुड इकोनॉमिक सिस्टम शुड बी कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो इस वजह से हमारा बी ऑप्शन, कीन्स का इसमें कोई रोल नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? तो ये स्टडी करता है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। तो ये तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ही करेक्ट है। बाकी अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी या अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम करें तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें किस चीज़ का डील करता है? तो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल, तो ये हमारा माइक्रो से रिलेटेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जबकि एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हमें बताता है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेजर कंसर्न ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कौन सा इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर कंसर्न है? प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन या इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम इसकी बात करें तो ये सभी एग्रीगेट यानी ब्रॉडर लेवल पे हैं, तो ये सारे हमारे करेक्ट हैं क्योंकि ये सभी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड किए जाते हैं। उसको ये सारे मेजर्स हैं डिफरेंट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिफरेंशियल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस रिक्वायर दैट ऑल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बी अरेंज्ड सो दैट दे आर। तो डिफरेंशियल इकोनॉमिक जो प्रिंसिपल है वो क्या रिक्वायर करता है? तो ऑप्शन नंबर है हमारा बेनिफिशियल फॉर दोज विथ मिनिमम फैसिलिटीज। सेकेंड है हमारा द पोर्ट्स एंड द एसोसिएटेड ऑफिसर्स आर ओपन टू ऑल मेंबर्स अंडर कंडीशन ऑफ फेयर एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये पीजीटी का क्वेश्चन है, DSSB का, वो भी 2021 का क्वेश्चन है, DSSB पीजीटी। तो ये दोनों क्वेश्चन में हमें डिफरेंशियल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस रिक्वायरमेंट, वो भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को बताना है अरेंज करके कि क्या है। तो बेनिफिशियल फॉर दोज विथ मिनिमम फैसिलिटी, क्या है ये उसके लिए बेनिफिशियल है जिसके पास मिनिमम फैसिलिटीज़ है, तो येस उसके लिए इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस ज़रूरी है। साथ ही साथ पोस्ट एंड एसोसिएटेड ऑफिसेज आर ओपन टू मेंबर अंडर कंडीशन ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो येस ये भी करेक्ट है, ये भी प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इसके लिए भी ज़रूरी है। तो हमारा दोनों बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट चलते हैं हु इज़ रिटन द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किसने लिखा है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मैं देखती हूँ कि कितने लोग इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है हमारा विच मेथड कैन हेल्प इन ऑब्टेनिंग अ वेलफेयर इम्प्रूवमेंट इफ एक्सटर्नलिटीज़ एग्जिस्ट। तो जब कभी एक्सटर्नलिटीज़ एग्जिस्ट हो तो कौन सा मेथड हेल्प करेगा वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए? क्या रेगुलेशन करेगा या प्रॉपर्टी राइट को असाइन करना या परमिटिंग बार्गेनिंग? कौन सा मेथड वो करेगा इसको वेलफेयर इम्प्रूव करेगा? तो जो दोनों हैं बोथ ए एंड बी ये ट्रू हैं, क्योंकि रेगुलेशन अगर हम लगाएंगे, एक्सटर्नलिटीज़ अगर एग्जिस्ट करती है
तो अगर हम रेगुलेशन लगाते हैं तो एक्सटर्नलिटीज़ को कहीं हद तक हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये तो तरीका है ही, और साथ ही साथ अगर हम प्रॉपर्टी राइट को असाइन कर दें और बार्गेनिंग को परमिट कर दें तो भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं वेलफेयर को। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं हमारे वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए जब एक्सटर्नलिटीज़ एग्जिस्ट करते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिस्ट। तो ये तो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगी ही, मुझे इसका आंसर बताइएगा कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर किसने दिया है, क्या नाम है उस इकोनॉमिस्ट का, फर्स्ट फंडामेंटल वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टू बी प्राइस टेकर। क्या प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों प्राइस टेकर होते हैं। नेक्स्ट है दैट देयर बी एन इफिशिएंट मार्केट फॉर एवरीवन कमोडिटी। क्या सभी लोगों के लिए एक इफिशिएंट मार्केट होता है। थर्ड है दैट द इकोनॉमी ऑपरेट्स एट सम पॉइंट ऑफ द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। क्या इकोनॉमी एक यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर ही वो करती है। ये भी DSSB PGT का ही क्वेश्चन है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये तीनों ऑप्शन सही है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से। जो भी वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वो क्या स्टडी करता है कि किसी भी मतलब जो कैसे एलोकेट करे रिसोर्सेज का, ताकि जो सोशल वेलफेयर हो वो अच्छे से हो सके, इफ़ेक्टिव तरीके से हो सके, और साथ ही साथ इफ़िशियंसी और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी सही तरीके से हो सके। तो ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम के ये तीनों एक रिक्वायरमेंट है ताकि वेलफेयर बढ़ाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इज एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। तो कौन से ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स ये फेस करता है कि रिसोर्स एलोकेशन की डिफिकल्टीज़ को फेस करता है। तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ इंडिविजुअल के डिसीजन और डिसीजन मेकिंग या रिसोर्स एलोकेशन पे डिपेंड करता है, तो वही डिफिकल्टी फेस करेगा रिसोर्स एलोकेशन का। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये एक ब्रॉडर लेवल पे काम करता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स रिसोर्स एलोकेशन में ये डिफ़िकल्टी से रिलेटेड है, और ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को स्टडी करता है। और इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स जहाँ पे जो स्टडी करता है वो रिसोर्स एलोकेशन या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे डिमांड हो, सप्लाई हो, प्रॉब्लम हो या कोई भी पॉलिसी रिलेटेड हो, वो बेसिकली किसी इंडिविजुअल की इकोनॉमिक्स से डिपेंड करती है। जैसे कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या है, या प्राइस थ्योरी कैसी है, इन सब की बात करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट हो जाएगा जो सी में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। बाकी इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रिसेंटली 2018, 19, 20, 21 इन सब में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और इन सारे जितने भी एग्जाम्स मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया सब में ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, आप लोगों का प्रैक्टिस इस क्वेश्चन से हो रही हो। इसके बाद मैं और भी लेके आऊँगी वीडियो अलग अलग टॉपिक से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड